नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आपका स्वागत करता हूं बिंद विद्या हब के इस प्लेटफॉर्म पे। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी कि हमारा जो पहले चैनल का नाम एग्जाम इन्फॉर्मेशन था। अब उसका नाम बदल के इन्फॉर्मेशन, अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है बिंद विद्या हब। इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न ये भी है कि ये सर्च करने पर आता नहीं था और इस नाम से बहुत सारे चैनल भी थे, तो मैंने सोचा इसका नाम चेंज कर दिया और आपको कर दिया है बिंद विद्या हब। अगर ये डालेंगे यूट्यूब पर तो पहला नंबर पाएगा यही चैनल, और टेलीग्राम चैनल भी आपका इसी नाम से है, बिंद विद्या हब। ओके, तो आपको परेशान नहीं होना है। एग्जाम इन्फॉर्मेशन है, इसी का नाम बदल के कर दिया गया है बिंद विद्या हब। चलिए अब थोड़ा पढ़ाई की बात करते हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी थी तो आपको देना था। देखिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग का लगभग 3 वीडियो हो गया है। आज इसका चौथा वीडियो है और आज नहीं तो कल 5 वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चन में लगभग एक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन करते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि भले 20 क्वेश्चन करते हैं लेकिन 40-50 क्वेश्चन के बराबर होते हैं, 50-60 क्वेश्चन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ थे, लगभग 3 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन हो गया था 3 वीडियो में। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करना था। चलिए इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। दबा के तैयारी एकदम, लेखपाली की एकदम दबा के तैयारी करिए कि इस बार ले लेना है। ओके, और पीछे रिवाइज करते रहिए वरना भूलता बहुत जल्दी है। कहा है कि चंदावड़ के युद्ध 1194 में जयचंद्र कहाँ पराजित हुए। इटावा के यमुना तट पे, वाराणसी, कन्नौज या प्रयागराज। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा इटावा के यमुना तट पे। ओके, देखिए आपका ये चंदावड़ का युद्ध जो 1194 है, इससे एक बहुत मज़ेदार चीज़ जुड़ी हुई है जयचंद्र से, जो मैं आपको यहीं पर डिस्कशन कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। 1 मिनट, चलिए यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर जगह है नहीं है, यहीं पर कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि पहले आपका ये इंडिया है, यहाँ पे इंडिया का मैप बना देता हूँ। पता नहीं क्यों सही नहीं बन रहा है अभी। तो इंडिया का मैप मैं ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका इंडिया है। इस इंडिया में यहाँ पर आपको पता है कि ये राजस्थान था। यहाँ पर अजमेर के राजा जयचंद्र, वो सॉरी पृथ्वीराज चौहान जी थे, चौहान वंश के। और ये गढ़वाल वंश के यहाँ पर राजा यूपी के कन्नौज के थे जयचंद्र। तो यहाँ पर जयचंद्र थे और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ये पृथ्वीराज तृतीय भी उनको बोला जाता है। ये चौहान वंश के थे, जयचंद थे। ये अपने टाइम में दोनों लोग बहुत ही पराक्रमी राजा थे। क्या थे? पराक्रमी राजा थे। और दोनों में एक नंबर के ये दोनों दोस्त भी थे। ठीक है, ये दोनों आपस में दोस्त भी थे, दोस्त तो थे। ओके, दोस्त थे। अब क्या हुआ कि अब दोनों लोग में जयचंद्र थोड़ा सा महत्वाकांक्षी निकले और सोचे कि हमारा शक्ति सबसे ज़्यादा है। तो एक का काम किए, 1 मिनट थोड़ा सा मैं लाइन को हटा लूँ, ऊपर नीचे जो हो रही है। हट जा भाई, हट जा जल्दी से, हट जा। यस, हट गया। चलिए
जल्दी से करते हैं, बहुत लेट हो गया। देखिए, ये जो आपका पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र जी थे, ये दोनों लोग दोस्त थे। क्या हुआ कि जयचंद्र जी ने एक यज्ञ करवाया, राजसु यज्ञ। राजसु यज्ञ, ठीक है। राजसु यज्ञ मतलब कि कुल मिला के ये यज्ञ कराया जाता था अपने पराक्रम को। मैं राजसु थोड़ा गलती लिखा हूँ, लेकिन मैं बोल सही रहा हूँ, राजसु यज्ञ। तो ये अपने पराक्रम पराक्रम को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था। इसमें इसका ये अर्थ होता था कि जो भी राजा आया इसमें बुलाने पर, मतलब कि जयचंद्र को अपना महाराज मान लिया। जयचंद्र ने अपने दोस्त पृथ्वीराज चौहान जी को भी बुलाए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी नहीं आए, कहे कि हम आपको महाराज नहीं मानेंगे। जयचंद्र गुस्सा हो गए, जयचंद्र गुस्सा हो गए, ठीक है। जयचंद्र क्या हो गए, गुस्सा हो गए कि तुम क्यों नहीं आओगे। तो वो क्या काम हुआ कि जयचंद्र को उसी समय पता था कि इनकी लड़की थी संयोगिता। संयोगिता जयचंद्र की बेटी थी। आज जयचंद्र को ये पता था कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों लोग का आपस में प्रेम चलता था। क्या चलता था, प्रेम। ये दोनों लोग एक दूसरे को प्रेम करते थे। अब जयचंद्र तो गुस्सा थे ही कि राजसु युग में पृथ्वीराज चौहान नहीं आए थे, तो क्या काम किए। अच्छा, इससे पहले आपको बता दूं कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने किसको हरा दिया था, तो मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, ठीक। तो मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे। फिर ये क्या हुआ कि फिर एक घटना घटी जयचंद्र वाली कि राजसु यज्ञ कराया, वो नहीं आए, गुस्सा में थे ही जयचंद्र। फिर उनकी बेटी संयोगिता थी जो प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान भी करते थे। तो जयचंद्र ने जबरदस्ती उनका ब्याह रचवा दिया, संयोगिता का शादी लगा दी और सभी राजाओं को बुलाए, और पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जती करने के लिए अपने दरवाजे पर इनका पुतला, मिट्टी का पुतला बना दिया उनका बेइज्जती करने के लिए, ठीक है, अपने दरवाजे पे। संयोगिता ने भी क्या काम किया कि स्वयंवर में माला किसी को न पहना के ले जाके इस पुतला को पहना दी, पृथ्वीराज चौहान के पुतला को। उसी समय पृथ्वीराज चौहान एकदम हीरो की तरह एंट्री करते हैं और संयोगिता को लेके भाग जाते हैं। इन दोनों में जो दोस्ती थी अब दुश्मनी में बदल गई। और क्या है कि जयचंद्र जो था वो मोहम्मद गौरी को आमंत्रण देता है, इनकी कमजोरियां बताता है पृथ्वीराज चौहान की। 1192 में होता है आपका दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच ही होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं, मतलब हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पराजित होते हैं, ठीक। फिर 2 साल बाद 1194 के चंदावर युद्ध होता है। चंदावर, जो इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा था, चंदावर युद्ध होता है। चंदावर युद्ध में जयचंद्र को मोहम्मद गौरी मार देता है, और यहाँ का जो ऊपर का ये जो सत्ता थी उत्तर भारत में, वहाँ पर अब धीरे धीरे मोहम्मद गौरी अपना पैर पसारने लगता है, ठीक। अच्छा, तराइन का प्रथम युद्ध 1192 हो गया, ठीक। 1100 आपका हो गया, एक मिनट नहीं दिखाई दे रहा, 1192 हो गया आपका प्रथम युद्ध तराइन का। 1192 द्वितीय युद्ध हो गया। अब 1215 तृतीय युद्ध हो जाएगा। 1215 तराइन का तृतीय युद्ध हो जाएगा तराइन का, ओके। ये लड़ा गया था इल्तुतमिश, क्योंकि 1206 में आ जाएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश जो भी है, इल्तुतमिश और यालदौज के बीच में होगा। यालदौज अफगानिस्तान की तरफ का था, यालदौज
यादव हार जाएगा और इल्तुतमिश जीत जाएगा और वो अपनी शक्ति को और आगे बढ़ाएगा गुलाम वंश को। तो ये था पूरा इन लोग की कहानी। पहले क्वेश्चन पे इतना टाइम हो गया कि क्या बताऊं, क्या बताऊं। कभी कभी मन करता है कि इसे डिस्कशन ना करूं, सिर्फ क्वेश्चन बता के चलूं, फिर लगता है कि नहीं, मज़ा नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी अब करेंगे क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो हो गया ना जी, ये यमुना और के तट पर होता है चंदावर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, बनवाली, हुलास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुलास। देखिए उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के 3 जगह प्रसिद्ध है। एक आपका हुलास है, एक मांडी है, मांडी, ठीक है। मांडा पूछेगा तो ये J&K चला जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, J&K जम्मू कश्मीर। मांडी आपका ये आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। और एक और आ जाएगा आलमगीरपुर, ये मेरठ के करीब में जाता है, मेरठ के करीब में है। हुलास आपका सहारनपुर में है और ये मुजफ्फरनगर के करीब में है, ठीक है। तो ये वर्तमान ये 3 पूछता है आपका, घूमा फिरा के ये पूछता है कि सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं थे, तो यही तीनों थे और सब जो आएगा सब मार देना, आप लोग बाहर थे। रोपड़ पंजाब में था, मांडा जम्मू कश्मीर में, बनवाली हरियाणा में था, हुलास आपका यूपी में था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दिया है 63 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी तीन कांड से संबंधित नहीं था? ओके, राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला खां, खुदीराम बोस और रोशन सिंह। हमने इसके बारे में कल ही चर्चा की थी कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड हो गया था और इसमें मैंने बताया था कि राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दे दिया गया था, रोशन सिंह भी उसी में शामिल थे। ओके, खुदीराम बोस इस क्रांति में नहीं थे, इस क्रांति में खुदीराम बोस नहीं थे। अच्छा, खुदीराम बोस के बारे में आप लोग को कुछ बात पता है? कुछ इनके बारे में बता देते हैं खुदीराम बोस के बारे में। ये लगभग एक क्रांतिकारी थे और 1902 के करीब में जो अनुशीलन समिति बनी थी, हालांकि अनुशीलन समिति का कई 2-3 गठन में इसका गठन हुआ है। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारियों की समिति थी। अनुशीलन समिति जो बनी थी, खुदीराम बोस जो थे पहले से ही क्रांतिकारी थे। 1905 में क्या है कि बंगाल विभाजन हो गया तो ये और उनके अंदर ज्वाला फूटने लगी थी, इसी का इन्होंने बदला लेने ये तो इसके सदस्य भी हो गए थे अनुशीलन समिति के, ठीक। तो अच्छा, इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये ना किम्सफोर्ड को मारे थे। किम्सफोर्ड 1920 में बिहार में किंग्सफोर्ड को के गाड़ी पर बम फेंक दिए थे, ठीक है। ये बम फेंक दिए थे, ठीक। तो बम तो फेंक दिए, लेकिन गलती क्या की है कि एक किम्सफोर्ड उस गाड़ी में था ही नहीं। किम्सफोर्ड की बेटी भी थी और एक औरत भी थी, बेटी थी और एक औरत थी। ये दोनों इसमें निपट गई। किम्सफोर्ड के चक्कर में किम्सफोर्ड गुस्सा गया और इनको आदेश दिया कि इसको कैसे भी पकड़ के लाओ। इनको पकड़ के लाया गया, इनको बाद में फांसी दे दी गई। क्या बोलते हैं कि आपके खुदीराम बोस जी को। तो ये थी इनकी कहानी। तो इनका कहीं दूर दूर तक इससे संबंध नहीं है काकोरी कांड से, क्योंकि इनको पहले ही सब फांसी दे के मार डाले थे सब। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, बहुत टाइम हो जाता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? 6, 7, 8, 9। तो आपको देखिए कई बार हो गया चर्चा कि 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कौन कौन थे आपको याद है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ।
देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर चेदी, बुंदेलखंड में यहाँ पर चेदी था। यहाँ पर प्रयागराज के पास वत्स, वत्स हो गया, चेदी हो गया, वत्स चेदी। ओके, कौशाम्बी के पास में वत्स चेदी। यहाँ पर मल्ल महाजनपद था, देवरिया के पास में मल्ल था। यहाँ पर था आपका कौशाम्बी, कौन था? कोसल, कोसल यहाँ पर था, ऊपर की तरफ वस्ती की तरफ कोसल था। अच्छा, यहाँ पर काशी भी था आपका, काशी भी। देखिए आपका यहाँ पर 5 हो गए, चेदी हो गया, देखिए यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ, ये हो गया चेदी, ये हो गया वत्स, ये हो गया काशी। देखिए अब ये ऐसे याद करिए, चेदी वत्स काशी, चेदी वत्स काशी, तेजी वत्स काशी। यहाँ पर मल्ल महाजनपद देवलिया में मल्ल कोसल, कोसल, ठीक है, मल्ल कोसल हो गया मल्ल कोसल। यहाँ पर पंचाल था ऊपर की तरफ, पंचाल, पंचाल महाजनपद था ऊपर की तरफ। ओके, यहाँ पर मथुरा की तरफ था सूरसेन, सूरसेन, इधर मथुरा की तरफ था सूरसेन, इधर ऊपर की तरफ कुरु था, कुरु, कुरु। तो ये आपके 8 हो गए, पंचाल, सूरसेन, कुरु, पंचाल, सूरसेन, कुरु। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके 8 महाजनपद हो गए। ये इसका ये भी इम्पॉर्टेंट है राजधानी, लेकिन राजधानी हम लोग कहीं और मिलेगा तो डिस्कशन करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नवाब, मेरे को आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फैजाबाद? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा फैजाबाद, जिसका वर्तमान में नाम अयोध्या कर दिया गया है। वहीं पर इनका मकबरा शुजा-उद-दौला की बेगम, बहू बेगम का मकबरा स्थित है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी देखिए, अभी हम लोग मांडा और मांडी में चर्चा किए हुए थे, आपको याद आना चाहिए। कहाँ स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, मुजफ्फरनगर के करीब में। क्या आपको बताया था 3, एक उल्लास, एक हुलास बताया था, उल्लास बताया था, एक आलमगीरपुर बताया था, एक मांडी बताया था, 3 बताया था उत्तर प्रदेश में, आपको याद होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हुलास, देसलपुर, आलमगीरपुर, मांडी। तो हमने इसकी चर्चा कर दिया, मुजफ्फरनगर में आलमगीरपुर की भी चर्चा कर दिया है। मेरठ की तरफ में उल्लास, सहारनपुर में देसलपुर, देसलपुर इसमें नहीं है, ये गुजरात में चला जाता है। ओके, हड़प्पा कालीन स्थल है देसलपुर। देखिए क्वेश्चन 68 बोल रहा है कि कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर या त्रिलोचनपाल? तो सही उत्तर उसका हो जाएगा राज्यपाल। जब ये देखिए, ये आपको पता है कि महमूद गजनवी 1000 से लेके 1027 तक कुल 17 बार इंडिया पर आक्रमण किया था। और आपको पता होना चाहिए कि 1025 यानी 16वां आक्रमण सोमनाथ पर किया था, सोमनाथ मंदिर पर यहाँ से अपार धन लूटा था। अच्छा, जब तब कन्नौज पर कब किया था? तो 1008 में, 1008 में कन्नौज पर किया था। और वहाँ का राजा राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल। जब महमूद गजनवी आक्रमण किया, राज्यपाल अपन घर द्वार सब छोड़ के भाग गया, घर द्वार का अपना प्रदेश छोड़ के भाग गया, ठीक, जिससे वो महमूद गजनवी की सेना देख के डर गया था, तो भाग गया। फिर वो चला गया तो आया, तो जो आया इधर विद्याधर थे, इसको मार दिए, राज्यपाल को इसलिए मार दिए कि तू आता, ये चंदेल वंश के थे, जो उत्तर प्रदेश के नीचे बुंदेलखंड के तरफ थी ये वंश। तो इसी के विद्याधर राजा थे, वो राज्यपाल को मार दिए कि दुश्मन आते हैं तो भाग जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कहा है कि एका जन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए एका जन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सीबी गुप्ता, राजगोपालचारी, हसरत मोहनी
या मदारी पासी। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा मदारी पासी हो जाएंगे। इन्होंने एका जन आंदोलन का वो किया था। ये कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के ऊपरी भाग में आपका जैसे यूपी है ना, यूपी का ऊपरी भाग है, ये तो नीचे है ये सब है ना, तो ये वाला भाग सहारनपुर बहराइच वाला, सॉरी ये बहराइच वाला क्षेत्र में किए थे मदारी पासी ने। ये क्या एक आंदोलन था, तो एक तरह से लोगों को जागरूक करना था और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आंदोलन चलाया गया था। 1900 आपका लगभग 21-22 के करीब में चलाया गया था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1921-22 में चलाया गया था ये आंदोलन लोगों को जागरूक करने के लिए। चलिए, क्रांतिकारी आंदोलन था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगर जिसने भी कल का वीडियो देखा होगा उससे याद होगा कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। बाराबंकी, प्रयागराज, लखनऊ, पटना। तो आपको पता है कि 1936 में लखनऊ में हुई थी। इसी लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था 1936 में कांग्रेस का, तो उसी के साथ इसकी भी बैठक हो गई थी। पीटी नेहरू ने अध्यक्षता किया था। ओके। अखिल भारती की स्थापना किसने किया था? तो हमने अभी बताया था कि दयानंद सहजानंद सरस्वती। ठीक है, आप लोग को दो नाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दयानंद सरस्वती और सहजानंद सरस्वती, ये दोनों लोग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दयानंद सरस्वती भी है, दयानंद सरस्वती। ये पूजा पाठ वाले आदमी थे। दयानंद सरस्वती पूजा पाठ वाले आदमी थे, धर्म का काम करते थे, जबकि सहजानंद एक नंबर के क्रांतिकारी आदमी थे। क्या थे? सहजानंद सरस्वती क्रांतिकारी आदमी थे। ओके, एक क्रांतिकारी आदमी थे, जबकि दयानंद सरस्वती जी पूजा पाठ धर्म वाले आदमी थे। इन्होंने 1875 में आनंद मठ की स्थापना किए थे 1875 में। इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यही दिए थे दयानंद सरस्वती जी ने। ओके, चलिए आगे चलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा सहजानंद और दयानंद सरस्वती जी में। आगे दिया है क्वेश्चन कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856, 1855, 1854 या 1853। तो 1856 में अवध जो राज्य है उसका विलय इसमें कर दिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया था। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया था? 1856 में किया गया था। लाल डलहौजी की जो हड़प नीति थी या व्युत्पन्न की नीति थी उसके तहत। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला हुआ है कि परमहंस योगानंद गिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमहंस योगानंद गिरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर या कुशीनगर। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, परमहंस योगानंद गिरी जी को पश्चिम का इन्हें कुछ कहा जाता है, योग का पिता शायद कहा जाता है, मेरे को सही से ध्यान नहीं आ जाता है। पश्चिम का योग का पिता कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने गए अमेरिका के लोगों को योग सिखाया है, तो इसलिए इन्हें पश्चिम का योग का पिता कहा जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। काय की सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ओके, क्या दिया है भाई? कौशाम्बी, घोसीताराम, कुशीनगर, रामाभर स्तूप, सारनाथ, धमेक स्तूप, श्रावस्ती, सहित स्तूप यहाँ पर देना चाहिए। देखिए, एक्चुअली थोड़ा सा गलती हो गया टाइपिंग में। हालांकि ये अपने से पहले दूसरा नंबर पे था, तो यहाँ पर अपने से मिला के लिख दिया है। कुशीनगर का रामाभर स्तूप है तो उसको मिला के लिख दिया है, तो यहाँ पर इसका C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए दूसरा तीसरा, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे, और क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे होंगे।
देखिए इसका ये कुल मिला के बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है। सब महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए स्थान है। जैसे में आपका कौशाम्बी है, तो पहला है कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये पूछता है सबका, ये स्तूप के बारे में पूछेगा। यहीं पर मैं इसका डिस्कशन थोड़ा सा कर देता हूँ। कौशाम्बी में आपका घोषिताराम है। यहाँ पर बुद्ध जी के निवास स्थान था, बुद्ध जी का निवास स्थान बनाया गया था। उसी जगह पर घोषिताराम स्तूप बना दिया गया। ठीक, दूसरा आता है कुशीनगर। कुशीनगर में पता है कि आप लोगों को महानिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, तो बुद्ध जी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। महापरिनिर्वाण की प्राप्त हो गया था यहाँ पर अपने बुद्ध जी को, इसलिए यहाँ पर रामाभर स्तूप बनाया गया था। आपको दूर जान गए, कौशाम्बी में घोषिताराम है यहाँ पर उनके निवास के लिए, और ये रामाभर स्तूप आपका कुशीनगर में है। सारनाथ में धम्मिक स्तूप है। धम्मिक स्तूप पहला उपदेश दिए थे इसलिए बना था। और श्रावस्ती में आपका सहेत महत है, सहेत महत आपका श्रावस्ती में है, जो ऊपर है यूपी में। यहाँ पर सर्वाधिक वर्ष यहीं पर व्यतीत किए थे। तो आपको ज़्यादा ये 3 देना है ध्यान। कौशाम्बी, घोषिताराम जहाँ पर निवास स्थान, कुशीनगर जहाँ पर मर गए, रामाभर स्तूप, और सारनाथ पहला उनका उपदेश। ओके, ये 3 दिनों का ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है अयोध्या, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी। तो आपको भी पता है कि वाराणसी सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, तो वाराणसी इसका सबसे पुराना नगर है। ओके, जीवंत। गुप्त काल में ईंटों में बना भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, गुप्त काल के ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर, गुप्त काल में बना था भीतरगांव मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में है, कानपुर में आपका है, या गोरखपुर में है, या वाराणसी में है। ठीक, तो आपका ये आ जाएगा कानपुर में। सही उत्तर हो जाएगा कि भीतरगांव जो मंदिर है वो आपका कानपुर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो आपको पता है कि विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में बहुत ही मशहूर है। रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रानूजी सिंधिया, या मरुपंथ पिंगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। बहुत ही आप लोग कभी जाइएगा वाराणसी तो विश्वनाथ मंदिर जरूर घूमिएगा। ठीक है, देखिए 1780 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसको बनवाया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में कहाँ है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यूपीपी कांस्टेबल में बिठूल, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद। कभी कभी बिठूल न देके सीधा कानपुर देगा, तो आपका कानपुर में ही बिठूल जिला है, वहीं पर हुआ था इनका वाल्मीकि क्या दिया है, वाल्मीकि इनका आश्रम था। ओके, और यहीं पर इन्होंने रामायण की रचना किए थे। किसकी? रामायण। ठीक है, रामायण की रचना यहीं पर रख किए थे। इसे पहला महाकाव्य माना जाता है, इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। आदि काव्य, आदि का मतलब काव्य मतलब बहुत पुराना, यानी सबसे पुराना यानी पहला महाकाव्य। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है, आदि कवि। ओके, तो ये इनसे कुछ बातें हैं। बिठूर की जगह देखिए कानपुर भी ध्यान रखिएगा, अगर नहीं देगा तो कानपुर मार दीजिएगा। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो भी हिस्ट्री पढ़ा होगा इसने जरूर पढ़ा होगा। अकबर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, दारा शिकोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां, जिसने ताजमहल भी बनवाया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 दिया है कि निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? ठीक है, शेर ए बलिया। देखिए बलिया के बारे में कहा है, जो गाजीपुर के बगल और देवरिया के नीचे है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चीतू पांडे, मंगल पांडे। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चीतू पांडे। जब 1942 में चला था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन,
भारत छोड़ो आंदोलन। उसी समय नारा दिया करो या मरो, करो या मरो। महात्मा जी ने कह दिया था कि अब करो या मरो। चीतू पांडे ने अंग्रेजों को मार के भगाया और बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना कर दी। इसीलिए इन्हें शेरे पंजाब, अरे शेरे बलिया कहा जाता है चीतू पांडे जी को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोकृत प्रतिमा कहाँ पर है? देखिए, थोड़ा सा आपको इनके बारे में पता है? नृसिंह के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार थे। ऑप्शन बाद में पढ़ता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। कहा जाता है कि भगवान ने विष्णु के अवतार थे और ये चौथे अवतार थे जिसमें आधा शरीर उनका नर था और आधा शरीर उनका सिंह यानी शेर था। ठीक है, तो नर और सिंह के अवतार में जन्म लिए थे। तो उनकी मंदिर कहाँ बनाई गई है? तो चाँदपुर, दुधई, देवगढ़ या चंदेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुधई। कहाँ हो जाएगा? दुधई, जो ललितपुर में है। ललितपुर, आपको यह ध्यान देना है कि कहाँ पर है, ललितपुर में है। चलिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो हो गया बहुत लंबा, लगभग 31-32 मिनट हो गया। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आज का तो हमें भी पता नहीं क्यों बोरिंग जैसा लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लगा, मेरे को भी नहीं पता। अगर कुछ सुझाव है तो दीजिए, ज़रूर उसको सुधारा जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।